देखिए बच्चे, कुछ एडजस्टमेंट्स तो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, बाकी बची हुई जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको हम शुरू करते हैं। अब कैश फ्लो में एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है बच्चे हमारे पास कन्वर्जन की। ध्यान से देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है। ज़्यादा जूम इन हो गया। देखिए, हमें डेटा गिवन है जी 2022 2021 इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल है जी मेरे पास 1,20,000, इधर है 1 लाख। इक्विटी शेयर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मेरा क्वेश्चन इतना ही होता है तो जो ये इक्विटी शेयर है ये कहाँ जाता है बच्चे, मेरे पास फाइनेंसिंग में प्लस होता है। अब ले लेते हैं जी, हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसके साथ 10% डिबेंचर्स की फिगर हम लिख लेते हैं जी 1 लाख और 120। इक्विटी शेयर इंक्रीज़ हो रहा है, ये फाइनेंसिंग में प्लस होगा। डिबेंचर डिक्रीज़ हो रहे हैं, ये फाइनेंसिंग में माइनस होगा। इतना हमें आता है। बट नीचे हमें एडजस्टमेंट्स में लिख देता है जी डिबेंचर्स वर रिडीम्ड बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर्स को हमने रिडीम किया है, किस में कन्वर्ट करके, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके। देखो बच्चे, डिबेंचर्स जो हैं हमारे कितने से डिक्रीज़ हो रहे हैं, 20,000 से। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज़ हो रही है, 20,000 से। तो डिबेंचर की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, इक्विटी की इंक्रीज़ हो रही है। और मुझे बताया गया ये जो रिडम्पशन हो रही है ये कैसे हो रही है, बाय कन्वर्टिंग। हम डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, इक्विटी शेयर्स में। यानी कि हमने आपसे डिबेंचर्स ले लिए और बदले में आपको इक्विटी शेयर्स दे दिए। तो क्या इसमें कोई कैश का फ्लो है, नहीं जी, इसमें कैश का कोई फ्लो नहीं है। अब ये क्वेश्चन मेरे से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जी बताएं इसमें कैश का कितना फ्लो है। तो आपका आंसर क्या होगा, किस पे आपने टिक करना है, नो फ्लो पे। इसमें कैश का कोई भी फ्लो नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर आपसे पूछता है कि ये तो कौन सी एक्टिविटी में रिकॉर्ड होगा, तो ये कैश फ्लो में रिकॉर्ड होगा ही नहीं। क्यों रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज ये इसमें कैश का फ्लो नहीं है। डिबेंचर्स को रिडीम करके कन्वर्ट कर दिया गया इक्विटी शेयर्स में। ना तो डिबेंचर की रिडम्पशन में पैसा गया, ना इक्विटी शेयर से मेरे पास पैसा आया। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे जी, क्लियर हो गई बात। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। एक हमने कन्वर्जन पढ़ा, नेक्स्ट हम एक चीज़ समझते हैं जी, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है। बोनस शेयर्स। बोनस शेयर का पॉइंट कैश फ्लो में हमारे एग्ज़ाम में हमसे पूछ लेता है और बच्चों को अगर नहीं आता तो उसको गड़बड़ कर जाते हैं। देखिए 2022 2021 क्वेश्चन में मुझे गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे इक्विटी शेयर है जी 10 लाख रुपीज़ का और करंट ईयर में है 15 लाख रुपए के। अगर क्वेश्चन इतना ही होता है तो इक्विटी शेयर 10 लाख से 15 लाख हुआ, तो 5 लाख रुपीज़ के जो इक्विटी शेयर्स बड़े हैं ये कहाँ जाएगा बच्चे, फाइनेंसिंग में। ये 5 लाख रुपीज़ कहाँ जाएंगे, हमारे फाइनेंसिंग में। बट अब मुझे अगर एडजस्टमेंट में बोल देता है जी, एडजस्टमेंट में लिखता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी issued bonus shares in the ratio of 2:1। कंपनी ने बोनस शेयर्स दिया है जी 2:1 की रेशो में। अब यहाँ पे एक ये रेशो इम्पॉर्टेंट होती है और ये बोनस शब्द इम्पॉर्टेंट है जी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बोनस का मतलब क्या हो गया। बोनस शेयर का मतलब हो गया जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देती है। मतलब
ये हमारे पास कंपनी बोनस देने का मतलब क्या हो गया, कंपनी फ्री में शेयर्स ऑफर कर रही है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कंपनी के पास देखिए साल के शुरू में कितने रुपीस के शेयर्स थे, 10 लाख रुपीस के शेयर्स थे। कंपनी ने बोनस डिक्लेयर करा 2:1 की रेशो में, मतलब ये रेशो कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये रेशो 2:1 होगी। मीनिंग क्या हो गया इसका कि कंपनी ने हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री दिया अपने शेयर होल्डर को, हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री दिया शेयर होल्डर को। ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं इसको अमाउंट के टर्म्स में बोलूँ तो मेरे पास 10 लाख रुपए के शेयर्स थे। वैसे तो ये नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स निकाल के करना चाहिए, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। 10 लाख रुपए के शेयर थे, हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री, हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री। तो कितने का आपने जो इक्विटी शेयर्स हैं फ्री में दे दिए बच्चे, 5 लाख रुपीज़ के। अब आपके पास ऑलरेडी शेयर्स कितने के थे, 10 लाख रुपए के थे, 5 लाख रुपए के शेयर्स आपने फ्री दे दिए। तो एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास कितने के हो गए जी, 15 लाख रुपीज़ के हो गए। 10 लाख के पहले से थे, 5 लाख के आपने फ्री दिए तो 15 लाख हो गए। देखिए 10 लाख से 15 लाख ही है, तो यहाँ पे जो मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है 5 लाख रुपीज़ से, क्या इसमें कोई कैश का फ्लो है, नहीं जी। अगेन ये क्या हो गया मेरा, नो फ्लो, कैश की कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये 5 लाख रुपए आप फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। ये 5 लाख रुपीज़ फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वो छोटे छोटे से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स अक्सर गलत कर जाते हैं। चलिए जी, अगली एडजस्टमेंट बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है बच्चे हमारी प्रोविज़न फॉर टैक्स की। ये जो मेरे पास, हाँ जी क्या डाउट है बच्चे, नेक्स्ट पे आते हैं जी, प्रोविज़न फॉर टैक्स। अभी अगेन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ गई मेरे पास टैक्स की। प्रोविज़न फॉर टैक्स का बच्चे ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो देखेंगे, आपको याद होगा जो टैक्स है हम ऑपरेटिंग में रिकॉर्ड करते हैं ना, इसकी 2 चीज़ें होती थी, हम 2 वर्ड पढ़ते थे, एक मेड होता था और एक हमारे पास क्या वर्ड होता था, पेड। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड एंड प्रोविज़न फॉर टैक्स पेड। जो टैक्स मेड होता था वो ऑपरेटिंग में ही क्या करते थे आप, प्लस, कहाँ पे, जब आप NPBT निकालते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते थे, तो ऑपरेटिंग में प्लस होता था, और पेड वाला आपका ऑपरेटिंग में ही क्या होता था, माइनस। अब आपको इसके लिए फॉर्मेट याद होना चाहिए। जब आप ऑपरेटिंग में लिखते थे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद टैक्स पेड की फिगर क्या होती थी, माइनस। अब मेरे पास प्रोविज़न फॉर टैक्स में 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो 3 पॉसिबिलिटीज़ समझ लेते हैं जी हम। केस 1, मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2022-21, क्वेश्चन के अंदर गिवन है जी प्रोविज़न फॉर टैक्स 10,000 15,000, बस इतनी फिगर गिवन है। एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग टैक्स। क्वेश्चन में टैक्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। तो अपने याद रखना है बच्चे, जो लास्ट ईयर वाला टैक्स होता है ना, ये प्रीवियस ईयर हो गया मेरा, ये जो प्रीवियस ईयर वाला है ये कहलाता है पेड, करंट ईयर वाला कहलाता है मेड। मतलब लास्ट ईयर वाला मैंने इस साल दे दिया होगा और ये वाला मैंने इस साल प्रोविज़न बनाया होगा। तो ये हो गया बच्चे जी मेरा पेड, और ये मेरा क्या होगा, टैक्स मेड। तो जो टैक्स पेड है, नाम से समझ में आ रहा है मैंने पे किया, तो टैक्स पेड को क्या करेंगे आप, माइनस, और टैक्स मेड को आप क्या करेंगे, प्लस। ठीक है जी, ये माइनस हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आ जाते हैं केस 2 पे। ट्वेंटी 2021, यहाँ पे हम लिखेंगे जी अपना प्रोविज़न फॉर टैक्स।
अब हम कहते हैं जी मुझे ना क्वेश्चन के अंदर कुछ भी टैक्स नहीं है, क्वेश्चन के अंदर टैक्स की कोई एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं है। एडजस्टमेंट में लिख देता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹10,000। ध्यान से समझेंगे बच्चे। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर टैक्स नहीं गिवन, सिर्फ एडजस्टमेंट के अंदर टैक्स गिवन है कि मैंने टैक्स कितना पे किया है बच्चे, 10,000, मैंने 10,000 रुपये का टैक्स पे किया है। अब ये जो टैक्स पेड गिवन है, याद रखेंगे जब आपको टैक्स पेड की एक ही फिगर गिवन होगी, यही फिगर गिवन है, तो यही वाली फिगर पेड है और यही वाली फिगर मेड है। पेड है तो माइनस, मेड है तो प्लस, ऑपरेटिंग में ही प्लस, ऑपरेटिंग में ही माइनस। यहाँ पे हमने क्या बोला था, बैलेंस शीट में क्वेश्चन में टैक्स गिवन है, एडजस्टमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। केस 2 में हम क्या आ गए, क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, एडजस्टमेंट में सिर्फ मुझे टैक्स गिवन है। ठीक है, केस 3 में आ जाते हैं जी। केस 3 2022 2021 प्रोविज़न फॉर टैक्स अमाउंट ले लेते हैं जी। ये मेरे पास हो गया 10,000, 15,000। ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। हाँ सुन रहा हूँ कार्तिक, 1 मिनट हैंड लोअर करो, अभी देखता हूँ कंप्लीट करा के आपकी बात सुनता हूँ। एडजस्टमेंट में मुझे गिवन है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है जी 7,000। अब बच्चे देखेंगे मुझे क्वेश्चन के अंदर भी टैक्स है, एडजस्टमेंट के अंदर भी टैक्स है, तो याद रखेंगे जब क्वेश्चन के अंदर भी होगा, एडजस्टमेंट के अंदर भी होगा, तो मुझे इसका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, अकाउंट। तो मैं प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बनाऊँगा। आपके CUET के पेपर में आप देखेंगे सैम्पल पेपर्स में इसी तरह के 1 मार्कर्स के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं कि टैक्स कहाँ रिकॉर्ड होगा, कितना पेड है, कितना मेड है। अब देखिए जी, यहाँ पे जो टैक्स अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा, और टैक्स क्योंकि प्रोविज़न फॉर टैक्स मेरी लायबिलिटी है, ये क्रेडिट साइड से शुरू होगा। क्रेडिट साइड में हमने लिखा जी बैलेंस ब्रॉट डाउन। टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है बच्चे मेरे पास 15,000 और टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास 10,000, ओपनिंग क्लोजिंग। अब याद रखेंगे PM, आप ऐसे याद रख लेंगे पेड मेड। अगर मैंने पे करा है तो मेड हो गया, अगर मैंने पे करा है तो पेड हो गया। तो पेड आएगा बच्चे डेबिट साइड, मेड आएगा क्रेडिट साइड। अगर मुझे एडजस्टमेंट में पेड गिवन है तो मैं डेबिट साइड लिख दूंगा उसको, बैलेंसिंग फिगर मेड आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट में इंस्टेड ऑफ पेड मेड गिवन है तो मेड क्रेडिट साइड आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर पेड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझे टैक्स पेड गिवन है ना, तो मैं इसको कहाँ लिख देता हूँ, डेबिट साइड। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 7,000। ठीक है जी, टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल मेरे पास 17,000 है, क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर 2,000 आ गई जी। इसको आप बोलेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, या एग्जैक्ट नाम आप लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये नहीं भी आपको याद रहेगा तो ये क्या आ गया मेरा टैक्स मेड, बस ये समझना ज़रूरी है। ये मेरी क्या आ गई बच्चे, बैलेंसिंग फिगर। दोबारा समझा रहा हूँ, टैक्स के ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस गिवन है, एडजस्टमेंट में टैक्स गिवन है, मैंने अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड से शुरू होगा, क्रेडिट में ओपनिंग है, डेबिट में क्लोजिंग है। टैक्स पेड आ जाएगा मेरे पास डेबिट में, अगर पेड गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर मेड आ गई। अगर मुझे मेड गिवन है इंस्टेड ऑफ पेड तो वो क्रेडिट में लिखूँगा, बैलेंसिंग फिगर पेड आ जाएगी मेरे पास। ट्रीटमेंट वही रहेगा जो इसका होता था। ठीक है, चलिए। पूरा कोई कैश फ्लो बड़ा सॉल्व करना तो आएगा नहीं, छोटी छोटी चीज़ें पूछेगा, ऑपरेटिंग बताओ ये कौन सी एक्टिविटी है, या ये इन्वेस्टिंग में कितना जाएगा, फाइनेंसिंग में कितना जाएगा। तो इसी तरह की हमें सारी एडजस्टमेंट्स आनी चाहिए। तो अभी देखिए मैं आपको कराता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, अच्छे से समझेंगे। 2018-17 ले लेते हैं जी। क्वेश्चन में गिवन है 10% डिवेंचर्स,
ठीक है। अभी मान लो क्वेश्चन अगर इतना ही है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमने पढ़ रखा है डिबेंचर्स 30,000 के इंक्रीज़ हुए तो 30,000 फाइनेंसिंग में प्लस होना ही होना है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ये हमने सारा काम लास्ट क्लास में किया था। अगर कोई बच्चा लास्ट क्लास में नहीं था तो वो वीडियो देख लेगा, मैंने वीडियो ग्रुप में भेज दी थी बच्चे। ये 10% डिबेंचर है, ये 10% क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं आप, ओपनिंग बैलेंस पे। इसका मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। एडजस्टमेंट के अंदर आपको गिवन है बच्चे न्यू डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31st March 2018 at a discount of 10%। देखो जी, ये जो मैंने डिबेंचर्स इशू किए हैं ना, डिस्काउंट पे इशू किए हैं। अगर मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन साइलेंट था, कुछ नहीं था, तो 30,000 तो फाइनेंसिंग में चला गया, इंटरेस्ट हमें आता ही है, इंटरेस्ट की बात हम नहीं कर रहे, अभी इसी पे फोकस करेंगे, डिस्काउंट पे। अब जो डिबेंचर्स मैंने इशू करे हैं ना, ये डिस्काउंट पे इशू करें हैं। तो आप पहले तो देखो 120 के डिबेंचर्स तो ऑलरेडी थे, अभी कितने के हो गए, 150 के। तो जो डिबेंचर्स हमारे हमने इशू करे, डिबेंचर्स कितने के इशू करें बच्चे हमने, 30,000 के। ये बात तो पक्की है। 10% कैसे इशू करें, डिस्काउंट पे इशू करें। तो इस 30,000 का 10% कितना हो गया, 3,000। तो यानी कि हमारी पॉकेट में पैसे कितने आए, 27,000। डिबेंचर्स इशू करें मैंने 30 के, 10% डिस्काउंट था, तो मेरी पॉकेट में पैसे कितने आ गए, 27,000। तो यानी कि जो अगर आपसे पूछे जी कौन सी एक्टिविटी है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा 27,000। इनफ्लो हुआ ना, यहाँ तो 30 का दिख रहा था, बट जो कैश का इनफ्लो है वो तो 27 का ही हुआ, बिकॉज 3,000 तो हमारी पॉकेट में आए ही नहीं। तो अब 3,000 कहाँ जाएगा, 3,000 जाएगा बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, डिस्काउंट में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में किस में जाएगा, किस हेडिंग में, हम लिखते थे ना, अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग के अंदर 3,000 जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। बात समझ में आ गई बच्चे सभी को, क्लियर। 3,000 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑपरेटिंग में चला जाएगा, फाइनेंसिंग में 30,000 नहीं आएगा, 27,000 आएगा। चलो जी, एक और एडजस्टमेंट बताते हैं आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की। क्वेश्चन में लिखता है जी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, बस अभी हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिखा है क्वेश्चन में, ये 10,000 है और 15,000 है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है जी इंक्रीज़ हो गया, कितने से इंक्रीज़ हो गया, 5,000 से। अब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज़ होता है तो वो कौन सी एक्टिविटी होता है, पहला क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा गया है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जी एक्टिविटी कौन सा हुआ, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। क्यों फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ, आपको प्रीमियम कब मिलेगा, जब आप शेयर्स इशू करेंगे, जब आप डिबेंचर्स इशू करेंगे। शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना कौन सी एक्टिविटी होता है, फाइनेंसिंग। तो उसके ऊपर जो प्रीमियम मिल रहा है वो भी कौन सी एक्टिविटी हो गया, फाइनेंसिंग। तो ये 5,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है जी, 5,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा, अगली पॉसिबिलिटी, ये हमने एक पॉसिबिलिटी पढ़ी, दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। देखो जी, एक और पॉसिबिलिटी समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन में गिवन है जी इक्विटी शेयर कैपिटल 12 lakhs और 10 lakh, और एडजस्टमेंट में गिवन है मुझे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम
3 लाख और कितना गिवन है जी 5 लाख। अगर क्वेश्चन इतना ही है, पहले तो ये देखो क्या हमें ये आता है, ये 10 लाख से 12 लाख हो गए, 2 लाख रुपए फाइनेंसिंग में गया। अब यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है जी, अब इंक्रीज़ नहीं हो रहा। अगर इंक्रीज़ हो रहा होता तो वो भी फाइनेंसिंग में जाता, अभी डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम नीचे एडजस्टमेंट में देखते हैं जी क्या कुछ लिखा है इसके रिगार्डिंग, या क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है। तो नीचे एडजस्टमेंट में कहता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड, देखो फिर बोनस वाला पॉइंट आ गया, हमने पढ़ा था कंपनी इशूड बोनस शेयर्स इन दी रेशियो ऑफ 5:1। कंपनी ने बोनस इशू करा जी 5:1 की रेशियो में बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। मतलब जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स को यूज़ करके। अब याद करो बच्चे, हमने एक पढ़ा था 12th क्लास में, अपने भी CBSE का हमने एग्ज़ाम दिया, बार बार एक पॉइंट पढ़ते थे हम, बार बार समझाते थे, सेक्शन 52। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सेक्शन 52 में याद है क्या लिखा होता था? सेक्शन 52 में होता था सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के पैसे के यूजेस, कि सिक्योरिटी प्रीमियम को आप कैसे यूज़ करेंगे, उसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। तो अब सेक्शन 52 में एक यूज़ सिक्योरिटी प्रीमियम का ये भी था कि सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ किया जाता है फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम को किसके लिए यूज़ करते हैं आप? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए। तो अभी देखो यहाँ पे लिखा है जी, मैंने यूज़ करा है, बोनस दिया 5:1 की रेशो में, 10 लाख रुपए के शेयर्स थे, 5:1 की रेशो में मैंने बोनस दिया, यानी कि 2 लाख रुपए का मैंने बोनस दिया। 2 लाख रुपए की जो शेयर्स हैं मैंने इशू करे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में, मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया। 10 लाख के थे, 2 लाख के फ्री में इशू करे, तो कितने के हो गए मेरे? 12 लाख रुपए के। ठीक है जी, 2 लाख रुपए के शेयर्स बढ़ गए। अच्छा, और ये पैसा निकला कहाँ से? रिज़र्व से निकलता है ना किसी रिज़र्व से। ये अगर कैपिटलाइजिंग रिज़र्व नहीं भी लिखा होता तो भी हमें पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, तो ये कहाँ से यूज़ हो रहा होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से। और ये 2 लाख से सिक्योरिटी प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है, और 2 लाख रुपये से मेरे इक्विटी शेयर इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है जी, तो यानी कि अगेन ये बच्चे क्या बन गया मेरा? नो फ्लो। ना तो ये इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग में जाएंगे, ना ये सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं और रिकॉर्ड होगा, क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल हो गए। मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज़ करके अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस दे दिया, 2 लाख से इक्विटी शेयर बढ़ गए और 2 लाख से सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा डिक्रीज़ हो गया। ठीक है जी। अच्छा चलो 2 मिनट में इतने बच्चों के कुछ डाउट्स देख लेता हूँ। चलो जी, डाउट हो गया दूर। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ थ्योरी का, जो एग्ज़ाम में आता है हमारा फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी से। ध्यान से देखेंगे बच्चे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंसिंग कंपनी क्या होती है? पहले तो जब आप अकाउंट बनाते हैं ना, आप जो कैश फ्लो कर रहे हैं, वो नॉर्मली हम यही एज्यूम कर रहे हैं जी हमारी कोई कंपनी फाइनेंसिंग नहीं है, यानी कि हम एक ट्रेडिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बना रहे हैं। अब फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब हो गया, हम बात कर रहे हैं किसी बैंक की, LIC इंश्योरेंस कंपनी की, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे। बेसिकली ये वो कंपनी हो गई जो डीलिंग करती है, जो डील करती है कैश में, स्टॉक्स में, शेयर्स में। ठीक है जी, इसका काम ही पैसे का है, इसका काम ही पैसे का लेन देन है। अब देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बैंक हैं, सपोज़ मैं किसी बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो बैंक के लिए इंटरेस्ट रिसीव करना और इंटरेस्ट पे करना, ये बैंक की ना रूटीन नेचर की एक्टिविटी हो गई, ध्यान से समझेंगे। लेकिन अगर अपनी बात करता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ, आप सपोज़ आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई, आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, आपने फैक्ट्री लगाई हुई है, तो क्या आपको रूटीन इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट पेड, आपकी रूटीन नेचर की, रिकरिंग नेचर की या रेवेन्यू इनकम है? बिल्कुल नहीं।
ठीक है ना। तो हम फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है। लेकिन जो बैंक है, बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, बैंक से आप लोन लेंगे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये है, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो लोन देगा तो, और मतलब बैंक ने लोन दिया हुआ है तो इंटरेस्ट मिलेगा। हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया हुआ, बैंक हमें इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो बैंक का आउटफ्लो हो गया। अब बेसिकली बैंक एक फाइनेंसिंग कंपनी है, और बैंक के लिए इंटरेस्ट लेना या देना, ये इसकी हमने क्या पढ़ा था बच्चे, कौन सी एक्टिविटी हो गई, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, यानी कि ये बैंक के लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया ना, रूटीन नेचर का काम हो गया। आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल अगर दोबारा दूं, मैं अभी टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूं, तो टीचिंग सर्विसेज से जो मेरी इनकम हो रही है वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। अब साइड में मैंने सपोज़ कुछ एक्स्ट्रा फंड से एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसको कुछ दिन बाद मैंने महंगा बेच दिया या उसको रेंट पे दे दिया, तो वो जो मेरी इनकम है वो मेरी इन्वेस्टिंग इनकम है, वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बिकॉज मैंने वहाँ पैसा इन्वेस्ट करा। वो मेरा रूटीन नेचर का वर्क नहीं है। लेकिन अगर मैं एक रियल स्टेट एजेंट हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ, तो मुझे जो प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है, प्रॉपर्टी खरीद बेच के जो कमीशन मिल रहा है, वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम हो गई। बात समझ में आ गई। तो फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में यही डिफरेंस है, और एग्ज़ाम में मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जी ये एक्टिविटी कौन सी होगी। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, पहले हम बात करते हैं नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की, या अगर क्वेश्चन में लिखा हो जी आपकी कंपनी कोई ट्रेडिंग कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फिर हम यही एक्टिविटी बात करेंगे अगर हमारी फाइनेंसिंग कंपनी है तो। फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब क्या हो गया, बैंक हो गया, LIC हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई। तो ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, सिंपल सिंपल सी चीज़ों से समझते हैं। इंटरेस्ट पेड, बताओ जी, क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको कोई फाइनेंसिंग कंपनी है वो कुछ नहीं पूछा, मैंने आपको एक या दिन पहले भी कराया था। सपोज एग्जाम में सिर्फ पूछा गया जी बताओ इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी है, तो बच्चे इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी होगी, इंटरेस्ट पेड मेरी कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग कंपनी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मेरे से बोला जाए कि आपकी कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी है, आप बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगी जी, फिर ये मेरी क्या बन जाएगी, ऑपरेटिंग, बिकॉज फिर तो मेरा रूटीन नेचर का काम हो गया ना बच्चे ये। ठीक है, बात समझ में आई। एक सेकेंड बच्चे, मैं पानी पी रहा हूँ जरा। हाँ जी बच्चे, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब आ जाते हैं अगर हम इंटरेस्ट रिसीव पे। मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो नॉर्मल सिनेरियो में ये कौन सी एक्टिविटी होती है बच्चे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होगा तभी तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। बट इन केस ऑफ बैंक, इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी, इंटरेस्ट मिलना उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, बिकॉज उसका वो रूटीन नेचर का काम होगा। ठीक है, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव होगा अगर हमारी कोई कंपनी नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, यानी कि नॉन, हम रूटीन कंपनी की बात कर रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, तो जो डिविडेंड रिसीव है ये हमारी कौन सी एक्टिविटी होता है जी, डिविडेंड कब मिलेगा, जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गया, ऑपरेटिंग। ये टॉपिक बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से सिंपल सिंपल से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब आ जाओ डिविडेंड पेड पे। हम डिविडेंड कब पे करेंगे भाई, डिविडेंड कब पे करेंगे, जब हमारी कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करे होंगे, अपने शेयर्स के ऊपर ही तो आप डिविडेंड दोगे। तो डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी होता है, फाइनेंसिंग, और इस केस में भी ये कौन सी एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग।
याद रखेंगे डिविडेंड पेड हमेशा कौन सी एक्टिविटी होगा? फाइनेंसिंग। क्योंकि डिविडेंड कोई कब पे करेगा? जब वो उस कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करे होंगे, अपने शेयर्स के ऊपर ही तो डिविडेंड पे करा जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाओ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ या फिर शेयर्स। अगर मैंने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ इशू करें जी, ठीक है, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगा मेरी? इन्वेस्टिंग। मैंने पैसा इन्वेस्ट किया ना शेयर्स में, और इस केस में क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग। बिकॉज बैंक आप सभी ने पढ़ा है ना, सारा पैसा आरबीआई अपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं अपना, कि सारा पैसा बैंक लोन तो नहीं देता, कुछ पैसा अपने पास रखता है, कुछ पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है। तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गया? ऑपरेटिंग, रूटीन नेचर का काम हो गया जी। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। अब हमने ये शेयर्स या डिबेंचर्स बेचे, अब हम इन शेयर्स या डिबेंचर्स को बेच रहे हैं, तो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। और इस केस में कौन सी एक्टिविटी है बच्चे? ये मेरी ऑपरेटिंग। बोरोइंग्स, पैसा बोरो करा हमने, यहाँ तो पैसा बोरो करना फाइनेंसिंग है, और यहाँ पे क्या है? ऑपरेटिंग हो गया जी। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। हमने ब्रोकरेज पे की, अनन्या अभी सुनता हूँ बच्चे आपका डाउट, 2 मिनट दो। ब्रोकरेज पे की शेयर्स खरीदने पे, तो शेयर्स खरीदना मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था, तो उसके ऊपर कमीशन देना भी इन्वेस्टिंग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चे? ये मेरी ऑपरेटिंग ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मेरी क्या रहने वाला है? ये ऑपरेटिंग ही रहने वाला है। अच्छा, फिर आपको कौन सी चीज़ इसमें हो सकती है? इंटरेस्ट पेड, रिसीव, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझसे एग्ज़ाम में पूछा गया थी, बताओ कोई एक ऐसी एक्टिविटी बताओ जो ऑलवेज, एमसीक्यू में होगा, जो ऑलवेज फाइनेंसिंग होती है। ऑलवेज फाइनेंसिंग कौन सी एक्टिविटी होगा? अभी हमने पढ़ा, क्या आंसर हो गया इसका? डिविडेंड पेड। ठीक है, ये मेरी कौन सी एक्टिविटी रहेगा बच्चे? डिविडेंड पेड। चलिए, अब मैं एक बारी पहले डाउट लेता हूँ, फिर हम डिविडेंड पे करेगी। इसके अलावा अगर इस कंपनी ने ये डेली बेसिस पे किसी भी कंपनी के शेयर्स को सेल करती है, परचेज करती है, तो इसके ऊपर तो डिविडेंड, अगर इसके पास वो शेयर्स होते हैं तो डिविडेंड रिसीव होगा, इसके ऊपर डिविडेंड पे थोड़ी ना होगा। डिविडेंड पे किसके ऊपर होगा? सिर्फ इनके ऊपर, जो हमने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करे हुए हैं, हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, तो डिविडेंड पेड ऑलवेज फाइनेंसिंग रहने वाला है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में लिखता है जी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने फिक्स एसेट्स सेल किए जिसकी बुक वैल्यू है जी 50,000 एट अ लॉस ऑफ ₹5,000। हमने फिक्स एसेट सेल किए जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है, 5,000 रुपये लॉस में। आपसे पूछा गया जी बताओ इनफ्लो है या आउटफ्लो है और कितना इनफ्लो है। तो ये हमारा बच्चे क्या हो जाएगा? इनफ्लो 45,000 का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होता है, सभी को आता है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो बताएंगे जी। इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो, ये क्या होगा जी हमारा? नो फ्लो। ऐसा क्यों होगा बच्चे? हमने एक टर्म पढ़ी होती है ना, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़
और अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, पैसा इस पॉकेट से आ रहा है उस पॉकेट में जा रहा है, तो यहाँ पे तो कोई भी मेरे पास फ्लो नहीं हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे मेरे पास, नो फ्लो। ठीक है। अच्छा, अब हम आपसे पूछते हैं जी बैंक ओवरड्राफ्ट। कुछ ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो बच्चे गलत कर जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट ये कौन सी एक्टिविटी में जाता है बच्चे हमारा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, याद रखेंगे। ठीक है। कुछ और चीज़ें कुछ डिफरेंट पूछता हूँ आपसे, ये सब तो आपको आ रहा होगा। एक मिनट देंगे, मैंने कुछ और क्वेश्चंस निकाले थे। हाँ जी, देखो अब एक क्वेश्चन बताता हूँ, उससे जो फाइनेंसिंग कंपनी वाला है उसमें बड़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। क्वेश्चन में हमें बताता है ABC लिमिटेड एक फाइनेंसिंग कंपनी है जी। ABC लिमिटेड एक फाइनेंसिंग कंपनी है, इसने लोन दिया लोन एडवांस करा जी इसने 3 लाख रुपए का, यानी कि लोन दिया है किसी को 3 लाख रुपए का। इन्वेस्ट करे हैं 6 लाख रुपीस इन शेयर्स, 6 लाख रुपए शेयर्स में इन्वेस्ट करें हैं। मशीन परचेज की है इसने 9 लाख रुपीस की। डिविडेंड मिला है इस कंपनी को, डिविडेंड रिसीव हुआ है 70,000 का। एक कंपनी ने मशीन सेल की है, कंपनी ने मशीन सेल की है, इस मशीन की जो बुक वैल्यू थी वो थी 79,000 में, कंपनी ने ये मशीन 10,000 लॉस में सेल की है। दोबारा मैं क्वेश्चन बताता हूँ। कंपनी ने लोन दिया है 3 लाख रुपीस का, 6 लाख रुपीस इन्वेस्ट करें हैं शेयर्स में, इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, किसी और कंपनी में। मशीन परचेज़ की है 9 लाख रुपीस की, इस कंपनी को डिविडेंड मिला 70, एक मशीन सेल की जिसकी बुक वैल्यू थी 79,000, 10,000 लॉस में। आपको इस कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बतानी है जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितनी होगी, ध्यान क्या रखना है बच्चे, ये कंपनी कौन सी है, फाइनेंसिंग कंपनी। फटाफट से सोचेंगे बच्चे इसका आंसर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बतानी है, देखेंगे जी। अगर हम इसको समझें, इसने लोन दिया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, ये इसकी ऑपरेटिंग हो गया। किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करे, ये भी ऑपरेटिंग हो गया। अभी सुन रहा हूँ वैभव, मशीन कर परचेज की, ये इन्वेस्टिंग है। डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिलना, ये ऑपरेटिंग हो गया। मशीन बेची, 79 की थी, 10 के लॉस में, यानी कि कितने की बेची, 69 की सेल की, ये इन्वेस्टिंग हो गया। तो इस केस में इस कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या रहेगा जी, 9 लाख रुपीस तो हो गया मेरा आउटफ्लो, 69,000 हो गया इनफ्लो, तो 8,39,000 का इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो गया। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं हमें एग्जाम में।